आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूँ, ये पॉडकास्ट है। आजकल एक बैंक जो है सुर्खियों में है, नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। कहा जा रहा है कि 30 महीने में ये 5वां वित्तीय फर्म है जो संकट में आया है। फिलहाल तो मोरेटोरियम में डाल दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि डीबीएस बैंक में इसका विलय हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यस बैंक जैसा मामला है, कुछ कह रहे हैं उससे थोड़ा अलग है। अब अलग है कि वैसा ही है या इसमें कुछ और नया क्या है, ये तो पूछेंगे ही। मेरे साथ आलोक जोशी हैं, एक बड़े बिजनेस चैनल में मैनेजिंग एडिटर रहे हैं और फिलहाल देश के बड़े अखबारों में लिखते हैं, चैनल्स पर दिखते हैं और अपनी बेबाक राय रखने के लिए काफी मशहूर हैं। तो आपका स्वागत है आलोक जी। पहले तो धन्यवाद नितिन। और मैं चैनल पे दिखता हूँ, अखबारों में लिखता हूँ, इसके अलावा मैं यूट्यूब पे अपना चैनल भी चलाता हूँ जहाँ मैं अपनी वो राय रखता हूँ जो रखने की जगह और कहीं नहीं मिलती है। जी, लेकिन यहाँ आप आज वैसी ही राय रखिएगा एकदम खुलकर, और आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकेगा। आपने दशकों से जो है इस तरह की खबरों को कवर किया है, लेकिन आप भी मानेंगे कि ऐसी जो खबरें हैं ये आजकल कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। अब लक्ष्मी विलास बैंक का नंबर लग गया है। देखिए, मैंने कहा कुछ चीज अलग है, कुछ चीज नहीं है, लेकिन ये वैसा ही कुछ है जो पिछले 4-5 साल से हम लगातार देख रहे हैं। एक बार फिर जो ग्राहक हैं बैंक के, जिनकी जमा पूंजी लगी हुई है, मेहनत की कमाई है, वो फिर से संकट में है। सर क्यों है? बार-बार ये खबर है। नहीं, देखिए, एक तो इसमें फर्क देखना पड़ेगा आपको। जो यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में एक जैसी बात लग रही है वो ये है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी कमाई बहुत संकट में नहीं दिख रही है दोनों जगह। लक्ष्मी विलास बैंक में, यस बैंक में बहुत तेजी से एक्शन किया आरबीआई ने। अब तक का मतलब मेरा ख्याल है सबसे तेज एक्शन था, क्योंकि बैंक भी इतना बड़ा था कि उसके साथ चिंताएं बहुत बड़ी थी। लक्ष्मी विलास बैंक उतना बड़ा बैंक नहीं है, लेकिन अगर आप सामने देखें तो ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक, जो मुंबई में डूबा था, उसके ग्राहक आज तक परेशान घूम रहे हैं। उसमें किसको कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये सवाल चल रहे हैं, क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव बैंक भी है। लक्ष्मी विलास बैंक में काफी तेजी से एक्शन हो गया है। जितने भी डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट है उसके बारे में कई तरफ से बयान आ गए हैं कि वो सेफ है, आपको आपका पैसा अभी तुरंत नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि आपको आज जरूरत है तो नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं, कम से कम ये आश्वस्ति दे दी गई है। तो डिपॉजिटर की जहां तक सवाल है, उसको उसका पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा और बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आरबीआई ने इसमें बहुत जल्दी ग्राहक भी ढूंढ लिया है कि जो उसको लेने को तैयार है। अब डीबीएस बैंक के साथ बात पूरी तरह बन जाती है कि नहीं बन जाती है, अभी ये देखना होगा। लेकिन अगर डीबीएस नहीं होगा तो कोई और हो जाएगा। इसलिए डिपॉजिटर का पैसा फंसने की आशंका इसमें नहीं है। डिपॉजिटर का पैसा नहीं फंसेगा, लेकिन सर एक बैंक डूब रहा है। अब मैं ये कहूँ कि चलिए, डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ पर डीबीएस बैंक को आप तिनके वाली बात से रिप्लेस कर दीजिए कि लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस का सहारा। लेकिन सब तो नहीं बचेंगे। जिनका पैसा डूबेगा वो भी तो कुछ लोग हैं। वो कौन है सर? हाँ, इसमें एक एक कैटेगरी है जो पूरी तरह से डूब रही है, और वो फंसने वाली कैटेगरी है। वो लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर्स हैं। जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा कम ज्यादा जो भी हो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस वाला एक पैसा होता है, जो इंश्योरेंस होता है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, उतना मिलेगा आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में ये नहीं लगता है कि उतना मिलेगा। इसमें जिसके जितने डिपॉजिट हैं उनको लगभग पूरा ही मिल जाएगा। समय लग सकता है, और अगर डीबीएस के साथ मर्जर जल्दी फाइनलाइज हो जाता है या किसी और बैंक के साथ, तो मर्ज होने के साथ मेरा ख्याल है सारे रिस्ट्रिक्शंस भी तेजी से हट जाएंगे, और जो लोग पैसा निकालना चाहते हैं वो उसको अब आसानी से निकाल पाएंगे। एक समस्या उनके लिए हो सकती है कि इस वक्त लक्ष्मी विलास बैंक 6% अपने फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है, 1 से 3 साल के डिपॉजिट पे। और उधर जो डीबीएस उसको खरीदने की तैयारी में है, जिसके साथ वो मर्ज होगा, डीबीएस का रेट इसी पीरियड के लिए 4% से 4.25%, 4.05 से 4.30% के बीच है। तो ये हो सकता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए उसमें रेट में गिरावट आ जाए। तो बड़े डिपॉजिटर्स को इसमें चिंता हो सकती है, लेकिन अभी वो भी फैसला होना बाकी है। मर्जर के बाद तय होगा कि किसका डिपॉजिट किस रेट पर रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन ये चिंता इसमें इनकी नहीं है, डिपॉजिटर्स की। जो चिंता वाली कैटेगरी है वो है शेयर होल्डर्स।
और शेयर होल्डर्स में बड़ा हिस्सा तो आप जानते हैं प्रमोटर्स का होता है, जो एग्जैक्टली। बैंक की और इस इसमें हालत के लिए सर जिम्मेदार हैं। उन्हें भी जोड़ हाँ, लीजिएगा जिनका अनसिक्योर्ड कर्ज लगा हुआ है वहां पर, लक्ष्मी विलास हाँ, बैंक को दिया था उन्होंने, उनको भी हाँ, कुछ नहीं तो मिलेगा। हाँ, तो जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दिया है, जो नाम से ही आप समझिए, जिसका नाम ही है अनसिक्योर्ड लोन, जो हम्म। सिक्योर्ड लोन होता है वो इसीलिए सिक्योर्ड होता है कि वो उसके आगे हम्म। कोई चीज रेहन रखी होती है, कोई गारंटी होती है, कोई श्योरिटी होती है जिसको आप बेच के वसूल सकते हैं। हम्म। अनसिक्योर्ड लोन तो अनसिक्योर्ड ही होता है, और अनसिक्योर्ड लोन कोई क्यों देता है? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो एक तरह का दांव है। तो अनसिक्योर्ड लोन जिन्होंने दे रखे हैं, मतलब जमा किया हुआ है, वो पैसा फंसा हुआ है, एक उनकी समस्या है। दूसरी कैटेगरी है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स में एक बड़ा तबका है जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं। इनको तो आप मान लीजिए भाई, तुम्हें तुम्हारे पापों का फल मिल रहा है, तुम्हारी वजह से ये बैंक इस दशा में आया है, तो आपका पैसा भी डूबेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो रिस्क कैपिटल कहलाती भी है। जो पैसा आप शेयर खरीदने में लगाते हैं उसको भी रिस्क कैपिटल कहा जाता है कि भाई जोखिम पूंजी है, अगर डूबेगी तो इतना पैसा डूबेगा, और अगर रिटर्न मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें जिन लोगों के साथ नाइंसाफी होती है वो हैं छोटे शेयर होल्डर्स, जो बैंक को चलाने में कोई योगदान नहीं कर रहे थे। फैसले नहीं उनका करते हैं, पैसा तो लगाते हाँ, हैं। हाँ, केवल पैसा लगाते हैं। पैसा इसलिए हम्म। लगाते हैं कि कल को बिजनेस अच्छा चलेगा तो हमें रिटर्न मिलेगा, और नहीं चलेगा तो हमारा ये पैसा डूबेगा। लेकिन अगर सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि ये कारोबार चलता रहेगा, तो सरकार को क्यों नहीं सोचना चाहिए कि जो छोटे शेयर होल्डर हैं वो भी उसी तरह के लोग हैं, जैसे डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए आप इस बैंक को बचा रहे हैं। तो आप कोई मियाद लिमिट तय कर सकते हैं कि भाई जिनके पास 1,000 शेयर होंगे उसके ऊपर वालों को हम उनके डुबा देंगे, जो जिनके पास 1,000 से कम शेयर हैं उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि जो नया मर्जर स्कीम बन रही है इसमें उनको कोई शेयर मिले, या शेयर के बदले डीबीएस उनको पैसा दे दे। ये मेरे ख्याल से लॉजिकल बात होती। लेकिन ये दो जगह आप यस बैंक में भी देखें, यस बैंक के केस में शेयर होल्डर्स बच गए प्रमोटर्स के अलावा। हम्म। ये बात और है कि जो नए इन्वेस्टर्स आए स्टेट बैंक और दूसरे बैंक उनके साथ, उनको एक बेटर डील मिली, उनको बहुत कम दाम पर शेयर मिले, और उसके बाद उनमें से बहुत सारे तो बहुत जल्दी बेच के निकल भी गए। तो एक तरह से जो लोग राहत देने के लिए आए उनको एक तरह का फायदा वहां मिल गया। दूसरी तरफ उसी यस बैंक में भी, जैसे आपने यहाँ अनसिक्योर्ड लोन का जिक्र किया, वहां एक 81 बॉन्ड था, एडिशनल टीयर वन कैपिटल बॉन्ड। एडिशनल टीयर वन कैपिटल बॉन्ड में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा था उनका वो पैसा डूब गया, क्योंकि उस पर आरबीआई ने आदेश जारी कर दिया कि 81 कैपिटल बॉन्ड जो हैं इनको रिलिंक्विश किया जा रहा है, इनको खत्म किया जा रहा है। तो हम्म। उसमें लगे हुए सारे पैसे डूब गए लोगों के। लेकिन यस बैंक का सामान्य शेयर होल्डर, अब उसमें भी देखने का नजरिया है कि 300 रुपए का शेयर था, वहां से गिर के जहां पहुंच गया वहां वो कुछ बचा है नहीं बचा है, लेकिन रिस्क कैपिटल है तो वो रिस्क उसके साथ इनबिल्ट रहता है। वो तो मगर लक्ष्मी रहेगा। विलास बैंक के मामले में आप रिस्क तो बना रहने दो भाई। आपका 10 रुपए का शेयर 1 रुपए का हो गया, 10 पैसे का हो गया, यहाँ तक माना जा सकता है। आपने उसको जीरो जीरो हो क्यों गया। कर दिया है? जीरो क्यों कर दिया है, ये एक प्रश्न है। और अगर जीरो करना है सजा के तौर पे किया है, तो फिर सजा तो उनको मिलनी चाहिए जिनका हाथ इस कांड में है, जिनकी वजह से बैंक इस दशा तक पहुंचता है। सामान्य शेयर होल्डर को, छोटे शेयर होल्डर को। और खास बात क्या होती है बाजार में, ये शेयर हम्म। बाजार का खेल भी समझिए इसके साथ, कि इस बैंक के मर्जर के ठीक पहले बाजार में इस तरह की हवा उड़ती है कि साहब बैंक मर्ज होने जा रहा है, प्रस्ताव आ रहा है, और बहुत सारे शेयर बिकते हैं। तमाम लोगों ने, छोटे शेयर होल्डर्स ने, इस उम्मीद में कि जब तो मर्जर हो जाएगा बैंक फिर चलने लगेगा, इसका शेयर भी चलेगा। तो तमाम बहुत बड़े लोगों ने अपने शेयर छोटे लोगों के हाथों में पकड़ा दिए हैं। इसको टोपी हम्म। पहनाना या माला पहनाना भी कहते हैं, कि उन्होंने अपनी टोपी दूसरे को पहना दी है। और अब खुद वो निकल दूसरा लिए। फंस गया, वो तो निकल गए, और हम्म। नया आदमी फंस गया। तो जो आदमी कम क्योंकि समझता है आप वो फंस गया। वो फंस गया, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले हाँ, इंडिया बुल्स के साथ बातचीत थी इसकी कि ये खरीद हाँ, लेगा इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स के पास इसकी कुछ स्टेक्स भी थे, 5-7% कुछ होगा। फिर हम्म, क्लिक्स कैपिटल के साथ इसकी बातचीत चली, वहां भी डील हाँ, अटक गई। तो हाँ। जितने दिन ये डील की बातें बाहर आती रही होंगी मार्केट में, तो वो जो टोपी तो हर पहनाने की समय, हर प्रक्रिया बार, है वो हर तो हो बार, गई हो। हाँ, हम्म। ऐसे हर खबर के साथ एक बार जिनके पास भारी मात्रा में शेयर हैं, वो टोपी पहना पहना के निकलते हैं। और उसमें सबसे चिंताजनक स्थिति तब आती है जब उनको असली खबर मिल जाती है कि दरअसल क्या होने जा रहा है, और हम्म। पब्लिक को वो खबर होती नहीं है।
जैसे उनमें से किसी की समझ में आ गया अब तो ये शेयर जीरो हो जाएगा, उस दिन वो अपना शेयर जो उससे पहले वो कह रहा होगा कि 15 रुपए का बेचूंगा, 20 का बेचूंगा, उस दिन वो कह देगा कि 8 रुपए का बिक जाए तो बेच दो। उस दिन वो मार्केट प्राइस पे सेल ऑर्डर लगा देता है पूरे अपनी होल्डिंग का। और लोग समझते हैं गिर रहा है, सस्ते में खरीद लो, इसमें लॉटरी लग सकती है। आज भी ये सब ऐलान होने के बाद भी बाजार में जो शेयर हैं वो लोग अभी भी खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिए। हो ये मतलब जो हिम्मत दिखा रहे हैं, वही फाइनेंशियल इलिटरेसी की भी हद है, हाँ, वो और हिम्मत ये दिखा देखिए रही है, आंखों में वो धूल ये झोंकने की। हाँ। कलेजा भी है कि कलेजे का काम किया अब कलेजा भी है। नहीं, ऐसा थोड़े ही है कि कलेजा। सरकार डुबा देगी, ये उम्मीद भी है, ऐसा थोड़े ही कि सरकार डुबा देगी। ऐसा अभी थोड़े इसमें ही है। से कुछ, हाँ, अभी इसमें पर से सर, कुछ निकल सकता है। नहीं, 94 साल पुराना बैंक है ये। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि ये इतने पुराने पुराने बैंक जो इतना बढ़िया परफॉर्म करते रहे, 9 9 दशक चलते रहे, 7 कारोबारियों ने मिलकर खोला, और आज हालत ये है कि लोग 25,000 रुपए एक बार में निकाल सकते हैं। एक महीने तक मोरेटोरियम लगा है। ये पतन का कारण आप क्या खोज रहे हैं? नहीं, देखिए, पतन का कारण तो अभी इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी चलेगी, और कि क्या है, और उसका पोस्टमार्टम होगा, जो कि होना भी चाहिए हर एक बैंक के साथ, जितने बैंकों का ये हाल होता है। मेरा ख्याल है कुछ दिन बाद, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए दरअसल इस पे कोई चर्चा होती नहीं है। हम्म। लेकिन मिसमैनेजमेंट से बड़ा और कोई कारण नहीं होता है। बैंक में मिसमैनेजमेंट होता है, एडवेंचर भी होता है, और जो इस वक्त की परिस्थिति है, जो देखने की बात है, जैसे यस बैंक के मामले में भी काफी हद तक ये बात कही जाती है कि यस बैंक जिस अंदाज में चल रहा था, हो सकता है वो चलता रहता। अच्छा। हाँ, क्योंकि राणा कपूर ने लोन दिए थे, और राणा कपूर को शायद इस बात का अंदाजा था कि मैं किसको कर्जा दे रहा हूँ और उससे मैं वसूल सकता हूँ। कैसे राणा वसूलूंगा कपूर ये ने बता सही दो। किया है, गलत किया है, अलग बात है। लेकिन जब राणा हम्म। कपूर के हाथ में कुछ नहीं रहा, तो उनको, अगर उन्हें पता था कि वसूली कैसे करनी है, तो दूसरा जो आया उसको ये पता नहीं था कि इन लोगों से वसूली कैसे करनी है। हालांकि एग्जैक्टली। बहुत सारी वसूली आज भी हो रही है। आज तक हम्म। अभी यस बैंक अपने एसेट्स रिकवर कर रहा है, एक के बाद एक। वो जैसे अनिल अंबानी ग्रुप का हेडक्वार्टर बेचने को लगा दिया उन्होंने, उसको हम्म। वसूल रहे हैं वो। तो जी। वहां भी वसूली चल रही है, और ये लक्ष्मी विलास बैंक में भी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आरबीआई ने अपॉइंट किए, मनोरंजन साहब, उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक के पास लिक्विडिटी है सारे डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। तो यानी इतना पैसा है, चिंता की कोई बात नहीं है, डिपॉजिट सेफ हैं, उसमें आपको फिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये कहानी थोड़ी लंबी एक बनेगी वो। उदाहरण तो मेरे हाँ, सामने ही है। एक हाँ, खबर भी थी कि जैसे 720 करोड़ का लोन तो अकेले मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को जारी किया था, जो रैनबैक्सी हाँ, के पूर्व प्रमोटर हाँ, हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल चेन के मालिक रहे। अब हम्म, ये जो 720 करोड़ का लोन है, ये 794 करोड़ रुपए की एफडी की एवज में दिया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट ने इसे निवेश किया था। अब सिंह हाँ, ब्रदर्स जो हैं वो ही रेलिगेयर के प्रमोटर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब बकाया लोन लेने के लिए, वसूलने के लिए बैंक ने एफडी के जरिए भुगतान चाहा, तो ये जो कंपनी है लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ अदालत में पहुंच गई। अब हम्म। वहां मामला लटका हुआ है। अब मामला लटका हुआ है और इतना बड़ा लोन है, कैश की कमी आ गई, तो एक ये भी क्रंच था। तो मतलब ऐसे ऐसे ही उदाहरण होंगे। और क्या कहानी है, जैसे पहले हुआ दूसरे बैंकों के साथ, वो इसके साथ, ये छोटा बैंक था तो जल्दी संकट हाँ, में आया। तो दोनों दो तरह की देखिए, कहानी करीब करीब एक सी होती है। जैसे मैंने अभी यस बैंक का उदाहरण आपको दिया, होता क्यों जी। है, ये सारा काम इसलिए होता है कि जब आदमी तेज रफ्तार चलने की इच्छा रखता है, तो वो खतरे उठाता है। वो सड़क पे गड्ढे देखकर भी ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर दबाए रहता है। यही काम कारोबार में होता है। जी। इंसान सोच रहा है, जो आदमी बैंक चला रहा है, उसे लग रहा है मुझे अपने बैंक को तेजी से बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ऐसे में वो कुछ ऐसे फैसले करता है जो अगर सही पड़ जाएं, तो बैंक बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर गलत पड़ गए, जैसे कि आपने उदाहरण दिया अभी मलविंदर सिंह शिविंदर सिंह का, अब मलविंदर शिविंदर के परिवार को ही देख लीजिए, तो वो एक बड़ा, बहुत ही जबरदस्त नामी गिरामी बिजनेस हाउस था। वहां से ये एग्जैक्टली। जहां पहुंच गया, देखकर शर्म आती है या तकलीफ होती है कि इनके बाप दादा ने कितनी मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया था, इन्होंने उसको कहाँ पहुंचा दिया। वही बैंक के साथ है जो बैंक मैनेज कर रहा है। अब देखना सिर्फ ये है कि इसमें कहीं कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है या नहीं है, यानी कोई क्या पैसा लेके जानबूझकर गलत जगह कर्ज दे रहा था, जो बैंक मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग थे, या हम्म। वो उत्साह में थे, जोश में थे, उन्हें लग रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये वाला रिस्क लिया जा सकता है, ये इतने बड़े लोग हैं और इतना बड़ा एफडी सामने रखा है, इतना कर्जा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है,
इससे जो अपनी कमाई होगी वो बैंक को आगे बढ़ाएगी। तो और ये बिजनेस डिसीजंस कई बार गलत पड़ जाते हैं। तो क्या गलत बिजनेस डिसीजंस की ही स्टोरी है अनेक, एक एक या अनेक, या किसी ने जानबूझकर पैसा लेकर, रिश्वत लेकर कर्जे दिए हैं, जैसा कि इस बैंक के नहीं कई म्यूचुअल फंड्स के मामले में पीछे सामने आया है। सेबी पकड़ती है, जुर्माना करती है कि साहब म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसे लेके कंपनी का शेयर खरीद लेता है और अपने पोर्टफोलियो में डाल देता है, और जो फंड में पैसा लगाने वाले लोग हैं उनका पैसा उसमें डूबता है, क्योंकि कंपनी वो परफॉर्म करने वाली तो है नहीं। तो हम्म। ये एलिमेंट की जांच तो आगे जाके होनी है, कैसे होगी, कितना, कौन पकड़ा जाएगा, किस किस किस्से में, ये किस्सा तो बाद में खुलेगा। लेकिन कि ये गलती जोखिम थी बना, अपराध हाँ था, ये बाद में पता हाँ, चलेगा। तो हम्म। गलती थी, अपराध था। और इसके साथ अपनी परिस्थिति को भी देखिए आसपास की, जो इस समय का बिजनेस का माहौल है चारों ओर, जिसमें लोग कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे लोग जो अच्छे भले हर महीने नियम से अपना हफ्ता हफ्ता बोलते हैं, यहाँ मैं मुंबई में बैठा हूँ, जिसको हम लोग उत्तर भारत में किस्त भरना या ईएमआई भरना कहते हैं, यहाँ हफ्ता उसको भर हफ्ता भरना। हाँ, हफ्ता भरना वैसे फिल्मों को देख के लोग गुंडों की वसूली को ही हफ्ता समझते हैं लेकिन हम्म। यहाँ उसको भी हफ्ता भरना बोला जाता है, कि महीने का जी। कितना हफ्ता भरना पड़ेगा, ईएमआई जी। जब पूछता है आदमी। तो यहाँ जो नियम से अपनी हर किस्त चुकाते थे, ब्याज देते थे और मूलधन भी देते थे, वो लोग भी इस वक्त कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। और अब ये लक्ष्मी विलास बैंक बहुत पुराना बैंक है, इसके लेकिन इस तरह के बैंक्स का जो बेस होता है डिपॉजिटर का और कर्जदारों का, जो इनसे लेन देन करते हैं लोग, वो भी आमतौर पर मिड साइज छोटे व्यापारी, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनकी जिंदगी इस वक्त बहुत दुभर हुई है। दोनों तरफ से आप देखिए तो जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ी हुई है। तो ये भी संभव है कि आप सामान्य परिस्थिति में अगर आपके बाकी सारे लोग कर्जे अपने समय पे भर रहे होते, आपके इंस्टॉलमेंट आ रहे होते, तो आप किसी एक बड़े कर्ज के डिफॉल्ट को भी झेल जाते। ये तो लेकिन है। क्योंकि माहौल खराब है, तो इस खराब माहौल में जो हर चीज जो है थोड़े करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाले हल में आ हाँ, जाती है। वो स्थिति आ गई है कि भाई एक हाँ आध कोई गलती होती तो उसको तो हाँ, समायोजित तो कर वही लिया जाता है। वही लेकिन एक के बाद एक हुआ और शायद लक्ष्मी विलास बैंक के जो प्रोमोटर्स हैं, जो फैसला हाँ लेते रहे, वो भी गलत फैसले करते रहे जैसा आपने कहा, हाँ, तो वो जो सज़ा मैनेजमेंट है उन्हें उसमें, ज़्यादा तो मिलनी इसलिए चाहिए। इसलिए हुँ। आरबीआई ने वहाँ एक कमेटी बैठा रखी थी, जो हुँ, हुँ। इन्होंने आरबीआई का पूरा इसका लक्ष्मी विलास बैंक का पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए तो एक कमेटी डायरेक्टर्स की अपॉइंट कर दी थी सितंबर में, जी। जिसको ये काम सौंपा गया था। लेकिन और ये उसके एक डायरेक्टर हैं शक्ति सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि साहब हमको तो 50 दिन का समय मिला कुल, इस 50 दिन में हमने जो कुछ किया है। और जो सवाल आपने पहले पूछा कि साहब इंडिया बुल्स को या क्लिक्स फाइनेंस को क्यों नहीं लिया गया, इस पर उनकी सफाई है कि साहब ये जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके अंदर वो मैनेजरियल डेप्थ नहीं है, या जिसको कुशलता नहीं है कहते हैं बैंक चलाने की। हुँ, हाँ, वो कौशल नहीं है। हुँ। तो इसलिए थोड़ा उनके साथ फिट होना मुश्किल लग रहा था। और डीबीएस बैंक बड़ा इंटरनेशनल बैंक है, तो इस अभी तक की गणित में वो फिट लग रहा है। और ये रास्ता तो देखिए हमेशा खुला है नितिन, कि सरकार कल को कहे कि डीबीएस बैंक से नहीं बैठ रहा है, या लोग सवाल उठाएंगे साहब आप एक भारत का बैंक एक विदेशी बैंक के हवाले क्यों कर रहे हैं। ये पहला हुँ, लॉजिकल सवाल है ये कि तो है। भारत सरकार सरकार क्यों विदेशी हमारा बैंक बैंक है। विदेशियों के हवाले क्यों कर रही है। जी हाँ। तो इसका जवाब यह है कि उसके जवाब में सरकार ये भी कर सकती है कि नहीं ठीक है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा से कहेंगे तुम ले लो, या केनरा बैंक से, किसी भी सरकारी बैंक से कहेंगे आप ले लीजिए, या आईसीआईसीआई बैंक से पूछेंगे तुम ले लोगे। बैंक ऑफ राजस्थान को आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज किया गया था इसी तरह। जी हाँ। तो ये, और एक चीज और अपने सुनने वालों के लिए बता दूं कि 1947 से आज तक भारत में कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डूबा नहीं है, एक भी। ये ध्यान अच्छा। रखना चाहिए। कोई हुँ, भी बैंक मुसीबत में आता है तो सरकार आती है, आरबीआई आता है और उसका निपटारा करते हैं। जो बैंक मुसीबत में फंसते हैं सबसे ज्यादा वो हैं कोऑपरेटिव बैंक। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे दुख की तकलीफ की कहानियां जो आती हैं, जैसे अभी हमने अपने सामने यस बैंक देख लिया, ये लक्ष्मी विलास बैंक देख लिया, ये मुसीबत आई और तुरंत उसका निपटारा होता हुआ दिख रहा है। इससे हुँ। पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हुआ था, बड़ा भारी किस्सा था वो भी। लेकिन
पीएमसी बैंक है, उससे पहले यहाँ साउथ इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हुआ, तमाम ऐसे छोटे छोटे बैंक है। माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक की कहानी तो आपको पता ही होगी, केतन पारेख के साथ जुड़ता है, उसके माधवपुरा बिल्कुल मर्केंटाइल बैंक के पैसे लेके उन्होंने शेयर बाजार में बिल्कुल। लगा के बहुत बड़ा खेल छोटा किया। बैंक था, डूब गया, नहीं झेल सका तो वो ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनका जो हल है या इलाज बड़ा मुश्किल और बहुत लंबा होता है। पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर आज तक घूम रहे हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, जबकि येस बैंक का सारा काम बैक टू नॉर्मल हो गया है। वहां के जी डिपॉजिटर और वहां के जो बोरोवर हैं या जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, जिनके डिपॉजिट हैं, उन सब की लाइफ वैसी हो गई है जैसे पहले थी। तो ये ओके मैं एक आपके सुनने वालों को एक बात कहना चाहूंगा, कितना भी आपका मोहब्बत हो अपने समाज से, कम्युनिटी से, मोहल्ले से, बिरादरी से, उस हम्म, कोऑपरेटिव बैंक में अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाने की बेवकूफी मत कीजिए। ये अपनी आपने जिंदगी टिप्स भर भी का दे दिया। पैसा, हाँ, जिंदगी भर का पैसा किसी अच्छे भरोसेमंद बड़े बैंक में रखिए। वो सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। थोड़ा बहुत पैसा, अगर आपको ये है कि भाई नहीं हमारे गांव का बैंक है, हमको इसमें कुछ तो रखना है, तो थोड़ा बहुत रखिए, उतना रखिए जितना डूब जाए तो आपको तकलीफ भी हो तो इतनी तकलीफ ना हो कि आपको लगे कि अब आगे का रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल, पूरी अपने पूरे जिंदगी की रास्ते पर सारी बचत ऐसे छोटे बैंक में रखने की बेवकूफी न करें। कहा ही जाता है साहब, उसमें कहीं आधा परसेंट, कहीं 1% ज्यादा ब्याज मिलता है, और वो लोग जिनको लगता है कि अब हमें ब्याज से ही गुजारा करना है, उनको वो थोड़ी सी रकम भी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो थोड़ी सी डिफरेंस जो होता है, वो कभी कहीं आगे जाकर बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बिल्कुल। सावधानी बरतनी बहुत जरूरी और अब तो उदाहरण जो हैं बहुत दूर नहीं रहे, ये अपने आस-पास है। रोज़ हाँ, हो ही रहा है, रोज़ बहुत चलता उदाहरण है। है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, आपने वक़्त निकाला और लक्ष्मी विलास बैंक की कहानी इतने विस्तार में समझाई और जाते-जाते एक नायाब टिप्स भी देकर गए हैं कि भई ध्यान रखिए कि आप बैंक अपना जो पैसा जमा कर रहे हैं, वो किस बैंक में कर रहे हैं। ज़्यादा ब्याज के चक्कर में कहीं ऐसा बैंक तो नहीं है कि जिसकी जो नींव है, कमज़ोर है और जिसके फैसला लेने वाले जो लोग हैं, वो भी जो है गड़बड़ कर रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक की ये कहानी है और ऐसी ही कहानियाँ कहीं और भी हुई हैं। उम्मीद करते हैं आगे ऐसी कहानियाँ और ना हो। लोग भी ध्यान रखें, सरकार भी ध्यान रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। और जो हमारे सुनने वाले हैं, वो इस पर कोई रिएक्शन, रिस्पॉन्स देना चाहें तो radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम हैं, वहाँ पर भी अपनी राय रख सकते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, ये पॉडकास्ट है, आज तक रेडियो सुनते रहिए। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।